हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 6000 मीटर स्थल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर के बीच एवलांच आता है और उसके बाद 10 सैनिक दफन हो जाते हैं, लेकिन एक सैनिक बच जाता है, लांस नायक, और 48 घंटे की जद्दोजहद के बाद दिल्ली के सैनिक अस्पताल में आज सुबह वो शहीद हो जाता है। और इन सब के बीच पूरे देश में शोक की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि जिन विषम परिस्थितियों में लांस नायक हनुमंतप्पा निकल कर आए, उसने उनके उस आत्मबल की प्रशंसा करनी होगी। आत्मबल, और ये माना गया कि दरअसल वह योग वहाँ पर करते थे, सिखाते थे, शायद वो भी एक वजह थी, लेकिन उसके अलावे भी कई और वजह थी। उनके दोनों तरफ माना गया कि वोल्डर भी थे, जो कि लोहे के थे होते हैं, वो वोल्डर मौजूद थे, जिससे एक हिस्सा गैप का था, उसमें से ऑक्सीजन आ रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी ही वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को ख़त्म कर देती है। और आलम यह रहता है, और इतनी कठिन स्थितियां रहती है कि व्यक्ति जब सो रहा होता है तो ऑक्सीजन की कमी वो उसकी आखिरी नींद भी साबित हो जाती है। इन परिस्थितियों में कोई सैनिक बहुत देर तक सो भी नहीं सकता है। तो लांस नायक हनुमंतप्पा के निधन के बाद समूचे देश में शोक की लहर है। और ये चूंकि आखिरी सांस दिल्ली के आरआर अस्पताल में ली, तो प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर गए, उन्होंने देखा, और ये 3 फरवरी को एवलांच में 10 सैनिक दफन होने का जिक्र हुआ था, और सोनम पोस्ट पर ये सभी तैनात थे। लांस नायक हनुमंतप्पा वहीं पर तैनात थे सोनम पोस्ट में। और दरअसल ये चेतक विमान जिससे सैनिकों को ले जाया जाता है और वहाँ से फिर हमेशा रसद जो पहुँचाई जाती है, और रसद और सिर्फ बर्फ़ के बीच में रहते हुए 3 महीने की एक गुजारने होते हैं, उस 3 महीने के बीच में अंतराल दिया जाता है, जब उन्हें वापस लद्दाख नीचे लाया जाता है, जहाँ पर पूरे शरीर की जाँच होती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन रहे। लेकिन इन सब के बीच जब वो बर्फ़ से निकाले गए तो उन्हें दिल्ली लाया गया, और उसके बाद उनका लगातार उन पे निगरानी रखी गई, इलाज किया गया। लेकिन आज सुबह जो आखिरी मेडिकल बुलेटिन था उसमें डीप कोमा का जिक्र किया गया, और उसके बाद हनुमंतप्पा 11:45 पे डॉक्टरों ने कहा कि और प्रधानमंत्री मोदी, जो कि सबसे पहले पहुंचने वाले शख्स थे, जो कि इस समय दिल्ली में लाए गए थे, आज उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने ट्वीट किया, उनकी आत्मा की शांति दी की, और निधन में बेहद दुखी और सैनिक अमर होते हैं, इस बात का जिक्र किया गया। और हनुमंतप्पा जैसे सैनिकों पर गर्व है, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए किया। साहस और वीरता की मिसाल राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए हनुमंतप्पा को दी अपनी श्रद्धांजलि में। इसके अलावा कई ट्वीट्स के जरिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी ट्वीट किए। ममता बनर्जी का आया, उनके साथियों को सलाम किया सर्वोच्च बलिदान के लिए। बहादुर सैनिक ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, और उन्हें उनके साथियों का सलाम। तो सलाम उन्होंने दिया। इन सब के बीच कुछ देर पहले लता मंगेशकर से पहले कई ऐसे मौके आए, ये तो हर किसी के जहन में होगा किस तरीके से वह एक वक्त युद्ध के बाद 1961-62 के युद्ध के बाद जब वो दिल्ली में गीत गा रही थी, नेहरू की आंखों से भी आंसू आ गए थे। वो सैनिकों के बीच लगातार हौसला अफजाई के लिए अपने गीतों को गाया करती थी। आज जब उनसे पूछा गया हनुमंतप्पा को श्रद्धांजलि के मद्देनजर, उन्होंने क्या कहा? जी, मुझे बहुत दुख है कि हालांकि मुझे कोई आशा नहीं थी, जिस तरह की बातें मतलब मैं पढ़ रही थी टीवी पे और बताई जा रही थी कि उनका क्या हाल है। और वाकई ये बात सही थी कि 6 दिन एक आदमी बर्फ के अंदर रहता है और उसकी ये हालत होती है। उन्होंने सांस कैसी ली, कैसे 6 दिन वो जिंदा रहे, यही सबसे मतलब भगवान की ही वो कुछ लीला है कि वो उस वक्त इतने दिन जिंदा रहे। और मुझे डर लग रहा था कि या तो उनको मतलब निमोनिया का दोनों लग में ये था, और हो सकता था कि पाँव खराब हो, या वो कोमा में थे तो कोमा से ऊपर उठे ही नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी। मुझे बहुत दुख है। और हमारे जवान हमारे लिए क्या क्या करते हैं और कैसी कैसी मुसीबतें उनके आती हैं और वो झेलते हैं। वाकई एक भगवान की कृपा है, और जवान है तो हिंदुस्तान है, वरना कुछ है।
लग तो रहा था और मैं प्रार्थना भी कर रही थी कि मैं क्या, मेरे ख्याल से पूरा भारत प्रार्थना कर रहा था। और मुझे मतलब मैं प्रार्थना तो कर रही थी, मुझे थोड़ी सी उम्मीद भी थी कि शायद कोई ऐसा चमत्कार हो। देखिए, जो इंसान 6 दिन वर्ष के अंदर जिंदा रहता है, वो कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो इससे उठ के खड़े हो जाए, ये मतलब इंसान का मन बड़ा ये होता है कि वो सोचता ही रहता है कुछ ना कुछ। और मेरे मन में भी यही बात आ रही थी कि शायद बच जाए और शायद ठीक हो जाए। और एक तरफ मेरा मन ये भी कह रहा था कि अगर ठीक हुए और उनके शरीर में कोई ऐसे अपंग मतलब हो जाए या कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो दोनों तरफ से मेरा मन ये था, मतलब झूल रहा था बिल्कुल। मैं उनके साथ हूँ, उनके दुख में मैं शामिल हूँ और भगवान उनको ये दुख सहने की मतलब शक्ति दे, ये मैं कहती हूँ। और उनको इस बात का गर्व होना चाहिए कि उनका बेटा अपने देश के ऊपर उसने अपनी जान दी है। लता मंगेशकर ने वाकई एक बड़ी बात कही, जवान है तो हिंदुस्तान है। यकीनन जिन परिस्थितियों में जवान रहते हैं, क्योंकि इस बात का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सियाचिन एक ऐसी जगह है जहां पर सूरज की रोशनी अगर बर्फ पर पड़ते हुए आपकी आंखों में चली जाए और आंखें नंगी होगी तो फिर आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। स्लीपिंग बैग में सोते हुए ऑक्सीजन कम होगा तो आप वहीं पर आपकी मृत्यु हो सकती है। और इन सब के बीच युद्ध विराम की स्थिति तो सिवाय टकटकी लगाए दुश्मन के चेकपोस्ट की तरफ देखते रहने के अलावे कोई काम नहीं होता है। लेकिन चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद बर्फ की चादर, और उन सब के बीच जब कोई जवान रहता है तो कितने दिन तक रह सकता है, उसको वैज्ञानिक तरीके से मापा गया था 3 महीने। इसलिए 3 महीने की ड्यूटी एक लगातार में लगती है, उसके बाद बेस कैंप में लाकर दोबारा ऊपर भेजा जाता है। और ये एक प्रोसेस रहता है, एक तरीका रहता है जिसमें क्या कहना है रक्षा विशेषज्ञों का, जरा ये सुनिए। एक मिरेकल था कि वो 6 दिन तक जिंदा रहे, इसके बावजूद कि लगभग वो 3 मंजिला मकान जितना है उतनी बर्फ़ के नीचे थे। एक एयर पॉकेट था, लेकिन उनके मल्टीपल ऑर्गन सेट इन हो गया था। वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जो था कम्प्लीटली इरिवर्सिबल था। पूरी से हर प्रकार की कोशिश की गई और कोशिश के बावजूद भी वो नहीं बच सके। शायद दुनिया में कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जैसे जिसमें 6 दिन आदमी दबा रहे इतनी बड़ी बर्फ़ के नीचे और उसके बाद सर्वाइव हो सके। इस जवान ने जो हिम्मत दिखाई वो बड़ी प्रशंसनीय है। कि लांस नायक हनुमंतप्पा हमारे साथ अभी नहीं है, और हालांकि पिछले 2 दिन से 1.25 करोड़ भारत के नागरिकों के दुआ उनके साथ थे। दिल्ली के रिसर्च और रेफरल हॉस्पिटल में उनके लिए हर एक प्रकार का प्रयास हुआ था, परंतु अंत में न दुआ न दवाई उनको बचा पाए। और ये बहुत ही अफसोस की बात है, और इस वक्त हमारे पूरे सोच और समर्थन उनके परिवार के साथ है। बहुत मुश्किल और वाकई जीवट वाली जगह, इसलिए हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। जो वहाँ पर सैनिक बहुत लंबे समय तक रहते हैं उनके कुछ शरीर के अंगों में गैंग्रीन हो जाता है, यानी वो अंग ही खत्म हो जाता है। और जब हनुमंतप्पा को लाया गया तो मल्टीपल ऑर्गन्स जो थे वो फेलियर थे, उनका इलाज लगातार चल रहा था। इस वक्त हमारे साथ जावेद अख्तर साहब जुड़े हुए हैं। जावेद साहब, किस रूप में श्रद्धांजलि देंगे आप? क्या बताएं साहब, कुछ हुआ ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश को ही कुछ उम्मीद सी हो गई थी कि जो 36-37 फीट बर्फ के नीचे 6 दिन बाद जो इंसान जिंदा निकला शायद वो बच जाए। लेकिन जिंदगी जो है कुछ हैप्पी एंडिंग जरा कम ही दिखाती है, और वो जो उम्मीद बनी थी उसकी वजह से इतनी तकलीफ मैं समझता हूँ आज हिंदुस्तान में सारे ही लोगों को है कि कुछ उसका बयान नहीं कर सकते आप। मैं उनके परिवार को, उनके तमाम दोस्तों को, साथियों को दिल से कंडोलेंस देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उन्हें सब्र मिलेगा और किसी तरह से वो अपने जीवन को
जीत सकेंगे। और क्या कह सकता हूँ। जावेद साहब, एक राय ये भी है कि चूंकि ध्यान दें तो फिल्म भी अब सैनिकों को लेकर बननी काफ़ी कम हो गई। एक मनोज कुमार साहब थे, जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा तो उन्होंने उपकार बना दी। सुनील दत्त साहब अक्सर सीमा पर जाने का जिक्र किया करते थे, सियाचिन 90 में वह भी जाना चाहते थे, नहीं जा पाए। लेकिन ये जो एक सरोकार जो सैनिकों को लेकर शहीद होने के बाद देश के भीतर होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर रहने चाहिए, क्या प्रयास होने चाहिए? अब बरसों के बाद जो स्क्रिप्ट लिखी थी मैं, तो उसके बाद फिर नहीं लिखी जी। वो सेना पे ही थी लक्ष्य। उसके अलावा हमारे दोस्त जेपी दत्ता ने जो फिल्में बनाई हैं, वो बॉर्डर हो या एलओसी हो, वो भी सेना ही के बारे में थी, जिनमें मैंने गीत लिखे थे। जी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज के फिल्म मेकर्स को इस बात का एहसास नहीं है या ख्याल नहीं है। हमारे जो एक्टर्स हैं वो एक टीवी चैनल के माध्यम से जाते रहते हैं, वहाँ पर सरहद पे जाके मिलते हैं जवानों से, ऑफिसर्स से मिलते हैं। मैं खुद ऑपरेशन विजय के बीच भी गया था, और फिर उसके 1 साल बाद जो उसका पहली एनिवर्सरी थी उस पर भी गया था। बटाले, द्रास, करगिल, सब जगह वहाँ आर्मी यूनिट्स के साथ में ठहरा भी था जी। और उसी के बाद फिर मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी लक्ष्य। तो ऐसा नहीं है, तो वो तो जिस तरह से मैं समझता हूँ देश के तमाम लोगों को ही एहसास है कि कोई लोग हैं जो किस तरह से सरहदों पे, बॉर्डर्स पे किस तरह से अपनी जान हथेली पे लेके हिफाजत कर रहे हैं हमारी सरहदों की। वो एहसान जो है वो ऐसा नहीं, कोई मैं नहीं समझता कोई हिंदुस्तानी होगा जिसके दिल पर नहीं होगा इसका एहसास। चलिए जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सियाचिन की जीवटता, वहाँ पर रहने वाले सैनिक खासतौर से जिन विषम परिस्थितियों में रहते हैं, लगातार हम इसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जब तेज हवा चलती है और अगर चेहरे ही नहीं शरीर का कोई हिस्सा अगर स्नो कोट से ना ढका हो तो वो इस तरह की सुइयों की तरह बर्फ चली जाती है शरीर के भीतर, जहाँ पे थक्का जम जाता है और ये हड्डियों तक को गला देता है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम तुरंत लौटते हैं। हम सीधे धारवाड़ चलते हैं, हनुमंतप्पा के घर पर। वहाँ पर आवाजाही नेताओं की भी है, तमाम लोगों की है, प्रशासन की मौजूदगी है। बहुत सारे लोग जो हैं कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों से वो भी पहुँच रहे हैं। रोनी, वहाँ पर किस तरह से लोग आ रहे हैं और क्या है श्रद्धांजलि और क्या है आगे वहाँ पर क्या व्यवस्था की जा रही है अंतिम संस्कार के मद्देनजर भी? जी, अभी तक यहाँ पे घर पे जो मैं सिचुएशन बताऊं कि अभी तक लोग घर पे आ रहे हैं, आसपास गांव के लोग अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगी लांस नायक हनुमंतप्पा के क्लासमेट से, आप उनके साथ रहे हैं। एक आपने कहा कि वो बचपन से ही फाइटर रहे, आप दोनों इकट्ठे पढ़ाई के लिए बोलते हैं कि आगे जाके हमें कुछ अच्छा करना है। आप हमें बताएं लांस नायक हनुमंतप्पा के बारे में। जी, यही था कि हम हिम्मत से काम करते थे, हिम्मत से जो कुछ भी करते थे हिम्मत से काम लेते थे। वो कहना यही मैं याद आता हमेशा, मर्दाने हिम्मत मदद खुदा, इस तरीके से उन्होंने काम करते थे। हमें हमेशा याद करते थे कि हमारे गांव के अंदर हम लोग पूरा रोशन होना चाहिए और हमारे गांव भी रोशन होना चाहिए। इस तरीके से हम हिम्मत से काम लेते थे। और कबड्डी के जो खेल होता था उसमें जो मैं यही कहना, सियाचिन का मतलब, सिया का मतलब होता है गुलाब और चिन का मतलब होता है घाटी, गुलाबों की घाटी। और धारवाड़ का मतलब होता है जब आप बहुत लंबी यात्रा करने के बाद किसी आराम करने वाली जगह पर पहुंचे तो वो धारवाड़ होता है। तो एक लंबी यात्रा संघर्ष की, जीवटता की और हनुमंतप्पा की। शहीद को सलाम। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और। दिल्ली में बीती रात हंगामा करने वाले लड़के लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि भी हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने अपनी मर्सिडीज से एक बाइक सवार को टक्कर। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Prethi and what's new? Well, we are in KL, Malaysia. It's a beautiful place where you find the tallest of the buildings, beautiful restaurants, clean roads and no cows. I wonder where